सो आज जो स्टूडेंट्स हम लोग टॉपिक करेंगे वो टॉपिक आज हम लोग दोबारा से रिवाइज करेंगे इसको। ठीक है, अकाउंटिंग को, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इसमें देखेंगे आप सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग जो है एक लैंग्वेज है बिजनेस की। ठीक है, तो अकाउंटिंग रिफर्स टू अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स, कौन बता रहे हैं मुझे? एनीबडी रेज योर हैंड्स एंड देन टेल मी why we call accounting as a language of business। तो तनीषा बता रही है, तनीषा बंसल। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे लैंग्वेज हमें एक पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ऐसे अकाउंटिंग भी बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देती है, इसलिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि जैसे हमें लैंग्वेज हमारे को इन्फॉर्मेशन देती है, म्यूट कर लो, उसी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। बेटा एक बच्चे ने म्यूट नहीं किया, म्यूट कीजिए सभी। ठीक है, एक स्टूडेंट ने म्यूट नहीं किया था। तो मैं ये कह रहा था बेटा यहाँ पे कि अकाउंटिंग जो है इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो अब आप यहाँ देखेंगे अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच रिसीव्स डेटा, प्रोसेस द सेम एंड गिव्स इट्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कहा गया है कि अकाउंटिंग जो है ना, ये क्या करती है कि इंफॉर्मेशन निकालती है। कैसे? बहुत सारे इंफॉर्मेशन डेटा के थ्रू, जैसे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, एसेट्स कितने हैं, मतलब बिजनेस की पोजीशन को भी बताती है। और उसी इंफॉर्मेशन को आउटपुट, मतलब इंफॉर्मेशन को दे देती है। कैसे देती है? इसको पब्लिश करना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करना पड़ता है, अपने वेबसाइट पे रखना पड़ता है, और ऑडिटर इसको ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट बनाते हैं प्रॉपरली। तो पूरे जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल यूजर्स हो चाहे एक्सटर्नल यूजर्स हो, सबको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, इसको डिफाइन भी किया गया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, AICPA के द्वारा। जो डेफिनेशन है, बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। माना गया है कि अकाउंटिंग जो है एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो ये एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर हमें रिकॉर्ड करना आना चाहिए, और उसके बाद जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? क्लासिफिकेशन करने के लिए जितने भी हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं, सबको अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। ठीक है, सबको क्लासिफाई किया जाता है, और क्लासिफिकेशन करने के बाद समराइज किया जाता है। और समराइज में हम लोग 3 अकाउंट बनाते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। तो इसकी मदद हम ये बना देते हैं, और इससे जो है, और ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी होते हैं। और ऐसा बनाने से हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जिसको हम बाद में इंटरप्रेट करते हैं, और उससे बिजनेस की परफॉर्मेंस का पता लगाते हैं। सो वी कैन से दैट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, we can say that accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transactions and communicating the results to the interested user. So you can write this meaning of accounting. Okay, this is the perfect meaning of accounting, sorry। कि अकाउंटिंग जो है एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग किया जाता है, क्लासिफाइंग किया जाता है, समराइज किया जाता है। समराइज करने में हम 3 अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद फिर हम एनालाइज करते हैं और उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, और फिर बाद में कम्युनिकेट करते हैं लोगों तक। तो प्रॉपर तरीके से लोगों को पता चल जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनीबडी? नो सर। नो सर। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग देखिए स्टूडेंट्स। पहला फीचर हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक इवेंट है। तो देखो, अकाउंटिंग की सबसे खास बात क्या है कि ये इकोनॉमिक इवेंट है, या इसका मतलब होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ये रिकॉर्ड करता है जिसके अंदर पैसे से संबंधित हो। ठीक है, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। तो इकोनॉमिक इवेंट दोनों हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब जैसे ये एक्सटर्नल इवेंट है, ट्रांसफर ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू बिटवीन द टू और मोर एंटिटीज और अ पर्सन। whenever business transfer goods with the outsider, तो ये एक्सटर्नल इवेंट है। जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉइज। एक बच्चे ने बोला था सर, एम्प्लॉइज जो है, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं वेजेस, वेजेस जो कर रहे हैं हम, इरेगुलर एम्प्लॉइज हैं, मतलब एक तरह से मजदूरी दे रहे हैं हम उनको, तो आउटसाइडर माने जाते हैं। सेल ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर, जब भी हम कस्टमर को सामान बेचते हैं तो एक्सटर्नल इवेंट है, बाहर के लोग हैं कस्टमर। इसी तरह से परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर, ये भी बाहर के लोग हैं। तो ये सारे के सारे जो है एक्सटर्नल इवेंट्स हैं। इसी तरह से इंटरनल इवेंट्स होते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं।
ये भी एक इकोनॉमिक इवेंट टेक प्लेस करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे एग्जांपल देखिए, इशू ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द स्टोर डिपार्टमेंट्स टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जब हम रॉ मटेरियल को इशू करते हैं अपने ही डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मतलब स्टोर्स डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजते हैं, फिर वहाँ रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके और गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसे हम इंटरनल इवेंट कहते हैं। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट फीचर, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्या है पहला फीचर स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक इवेंट। तो आपको बस यही लिख Yes. देना है कि वन ऑफ द फीचर ऑफ अकाउंटिंग इज it consists of economic event, and that can be of two. There are two types, two, we can categorize them into two. One is internal event and another one is external event, और आप उसके एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। देखिए बिजनेस में वन ऑफ द फीचर ऑफ अकाउंटिंग इज कि आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या इसको हम अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अकाउंट्स की बुक में हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब फाइनेंशियल कैरेक्टर का, पैसे से संबंधित। तो आपको पहले बहुत ही ऑब्जर्व करके देखना पड़ता है, तब सेलेक्ट करना पड़ता है कि ये ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करें कि नहीं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो अकाउंट्स को इफेक्ट करती हो, उसी को हमें रिकॉर्ड करना हो। तो इसीलिए दूसरा फीचर आ जाता है आइडेंटिफिकेशन। एक और फीचर है इसका मेजरमेंट। देखिए अकाउंट्स वही चीजों को रिकॉर्ड करता है जिसको मेजर किया जा सके इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट्स के अंदर जो भी चीज पैसे में मेजर किया जा सकता है उसी को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक टेबल खरीदा और एक चेयर खरीदा, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? हैंड रेज करके बताइए। हमने 10 टेबल खरीदे और 2 चेयर खरीदे, क्या इसको हम रिकॉर्ड करेंगे? तनीषा बंसल है और दूसरे इनके अलावा एक और स्टूडेंट है, कोई भी और बताइए। तनीषा बंसल के अलावा कौन बता रहा है? दिव्या, चलिए बताइए दिव्या। सर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा? सर क्योंकि ये तो बताया है कि इतने टेबल चेयर लिए सर, पर इनका प्राइस तो बताया ही नहीं। बहुत बढ़िया आंसर है, बिल्कुल सही। क्योंकि हम इसको मनी की टर्म्स में तो मेजर ही नहीं कर पा रहे ना। मान लिया कि 10 टेबल है, लेकिन कितने रुपए के हैं हमें क्या पता चल रहा है, और चेयर कितने रुपए की है हमें क्या पता चल रहा है। तो जब तक हम उसको पैसे में नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, अगर मैंने यही बोला होता कि हमने 10 टेबल खरीदा है 10,000 रुपीज का और चेयर खरीदा है 5,000 रुपीज का, तो हम इसको अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते कि हमने टेबल एसेट साइड में भेज देते हम, कि एसेट में हम टेबल दिखाते 10,000 का, चेयर दिखा देते 5,000। ठीक है, फर्नीचर्स में। तो ऐसा हम कर सकते थे, बट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, सो विल नॉट बी रिकॉर्डिंग ऑल दीज। तो जैसे हमने गुड्स सेल किया, कितने का किया अगर नहीं पता तो नहीं रिकॉर्ड होगा। गुड्स परचेज किया, कितने का किया ये नहीं अगर पता है रुपए में, तो हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमें एट द सेम टाइम इफ वी आर नोन अबाउट द अमाउंट, वॉट एवर द अमाउंट वी हैव इनकर्ड, तब हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो 3 पॉइंट हमने पढ़ लिया। कौन कौन सा पढ़ा बेटा, कौन बताएगा फटाफट? 3 पॉइंट, 3 फीचर्स कौन कौन से पढ़ लिए? हाँ, तनीषा। तनीषा के अलावा एक सर मिनट, तनीषा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और भी बच्चों ने हैंड्स रेज किए हैं। ठीक है, तो वंशिका राठी बताएंगी। वंशिका, चलो बेटा बताओ। इकोनॉमिक इवेंट्स में दो इवेंट्स आता है, एक्सटर्नल इवेंट्स एंड इंटरनल इवेंट्स। सेकंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड मेजरमेंट। ओके, अब चौथा आ जाता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग देखो क्या होता है, जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और प्रॉपर तरीके से मेजर कर लेते हैं कि हाँ भाई ये मनी की टर्म्स में है, तब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो जो भी इकोनॉमिक इवेंट है, जब हम प्रॉपर तरीके से उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं और मेजरमेंट कर लेते हैं, तब हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो इसको हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो वन ऑफ द फीचर ऑफ अकाउंटिंग इज कि इसमें रिकॉर्ड भी किया जाता है, बट ध्यान ये रहे कि रिकॉर्डिंग तभी किया जाता है जब हम उसे प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर लें और मेजरमेंट कर लें कि ये मनी की टर्म्स में है कि नहीं। जब हम कंफर्म हो जाते सर हैं तो हम रिकॉर्ड करते हैं। हाँ बोलो। सर जैसे किसी ने हमें टेबल और चेयर गिफ्ट में दी और वो हमें अपनी मतलब कंपनी में लगा रहे हैं, तो वो भी उसमें लिखेंगे अकाउंट्स की बुक में? आप ये कहना चाह रहे हो कि सर ओनर को, मतलब जो उसका मालिक है, उस मतलब आप मालिक हो कंपनी के, बिजनेस के,
और आपको किसी ने गिफ्ट में दिया और वही वाला सामान ले जाके कंपनी में लगा, बिजनेस में लगा रहे हो, ये कह रहे हो क्या? यस सर। हाँ तो बेटा उसे ना फिर उसको दिखाया जाएगा, लेकिन इसे कैपिटल माना जाएगा। ठीक है, तो एक तो हो गया कैपिटल, क्योंकि आपने ये जो लगाया है बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर दो तरीके होते हैं, या तो आप कैपिटल कैश में ले जाके पैसे लगा दो, या फिर आप एसेट भी ला सकते हो। तो जब आप एसेट लाओगे तो आपका एसेट बढ़ जाएगा बिजनेस के अंदर, और बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, कर्जा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मालिक को बिजनेस मालिक नहीं मानती, उसको आउटसाइड, मतलब उसके लिए वो कर्जा है, तो इसीलिए उसको कैपिटल में दिखा देती है। ठीक है, तो आपका कैपिटल भी बढ़ेगा और एसेट भी बढ़ेगा, यानी कि बैलेंस शीट में दो इफेक्ट आए। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। तो ठीक है, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं ना। तो आप जो कह रहे हो कि सर मुझे गिफ्ट मिला और मैंने ले जाके बिजनेस में लगा दिया, तो जैसे ही बिजनेस में लगाओगे, बिजनेस के लिए कर्जा हो गया, आप ये कभी भी टेबल चेयर वापस ले सकते हो, क्योंकि ये आपका बिलोंग करता है, बिजनेस का नहीं। आपने गिफ्टेड आइटम है और आपने बिजनेस के अंदर लगाया, तो कैपिटल बढ़ जाएगा और एसेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, पांचवे कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इसको सही कर लीजिएगा, ये फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है। इसको, इसमें हमने लिखा है क्लासिफिकेशन। देखिए जब हम इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हैं तो अगला स्टेप होता है क्लासिफाई करना। क्लासिफिकेशन में बेसिकली होता है क्या है, ये समझते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ना एक तरह से सिंपल भाषा में समझा जाए तो ये लेजर है, और इसको ना हर एक जो सिमिलर तरह का नेचर का जो अकाउंट होता है उसको एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये कैश के ट्रांजैक्शन है ये वाला, तो कैश से संबंधित जितने ट्रांजैक्शन होंगे, एक कैश बुक नाम से अकाउंट बनाया जाएगा, लिखा जाएगा कैश बुक, और कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन है सब कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। सेल्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है सब सेल्स बुक में रिकॉर्ड होंगे। तो इसकी खास बात यही होती है कि क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं, जिसके अंदर हम अलग से एक अकाउंट खोल देते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ अकाउंट। जैसे कैश बुक है तो कैश से ही रिलेटेड अकाउंट होगा, सेल्स बुक है तो सेल्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी, परचेज बुक है तो परचेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी, और सबको रिकॉर्ड कर उसमें क्लासिफाई कर देते हैं। क्लियर है सबको बेटा? यस सर। अब नेक्स्ट आ जाता है सिक्स्थ, समराइजिंग। देखिए समराइजिंग में क्या होता है कि जब हम लोग उसको क्लासिफाई कर लेते हैं, तो क्लासिफिकेशन करने के बाद हम समराइज करते हैं। समराइज करने का मतलब है हम तीन अकाउंट बनाते हैं बेसिकली। एक बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, एक बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनाते हैं बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस भी आप पढ़ोगे, ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया जाता है कि ह्यूमन एरर तो नहीं है। ह्यूमन एरर किस तरह का होता है, जैसे 20,000 लिखना था, गलती से 2,000 लिख दिया। ठीक है, 20,000 मान लो कोई चीज का 200 का कोई अमाउंट था, हम लिखना ही भूल गए। तो यहाँ पे क्या है, ट्रायल बैलेंस इसीलिए बनाया जाता है कि हम ये पता कर सकें कि हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी, हमने कहीं रिकॉर्डिंग करते समय कोई चीज छूट तो नहीं गई हमसे, प्लस माइनस में तो नहीं गलती कर दी। ये ट्रायल बैलेंस बताता है। ठीक है, ये एक तरह से हमें हेल्प करता है ये बताने में कि हमारी जो अरिथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं है किसी तरह की। दूसरे नंबर पे आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अच्छा, एक चीज और बता दूं साथ साथ, ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी नहीं है बिजनेस के लिए, लेकिन ज्यादातर बिजनेसेस इसको बनाती हैं। फिर आ जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बताया था आपको, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, वो ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए। रही बात बैलेंस शीट की, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट इसलिए बनाई जाती है कि बिजनेस की पोजीशन बताई जा सके कि बिजनेस के अंदर एसेट्स कितने लगे हुए हैं और लायबिलिटीज कितनी लगी हुई हैं। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट सबको? यस सर। नेक्स्ट आता है बेटा एनालिसिस, सेवेंथ फीचर है। ये फीचर में ना ये वाले पॉइंट सही कर लीजिएगा, 1 2 3 4 गलत लिख गया है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखिए एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा, इसमें ये बताया गया है कि जब हम लोग प्रॉपर तरीके से समराइज कर लेते हैं, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जब हम बना लेते हैं ना बेटा, तो इसके बाद ना हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मूला लगा के एनालाइज करते हैं डेटा को। कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास बहुत सारे अकाउंटिंग फॉर्मूला है। ठीक है, आप पढ़ोगे 12th क्लास में। अब ये फॉर्मूले की मदद से हम ये पता लगाते हैं कि कंपनी की अच्छी पोजीशन है कि खराब है, कंपनी ने उधार लिया है तो क्या ये समय रहते अपना उधार पे कर पाएगी, कंपनी का आगे का फ्यूचर कैसा है। ये सारी चीजें उन फॉर्मूलों की मदद से मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दोज फॉर्मूला व्हाट वी डू इज वी फाइंड आउट ऑल दोज ratios, and with the help of those ratios
वी कम टू कंक्लूड दैट बिजनेस इज डूइंग बेटर और नॉट। तो हमें ये पता चल जाता है कि बिजनेस अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हम उसको एनालिसिस करते हैं और लास्ट में इंटरप्रेट कर देते हैं, मतलब जो भी रिजल्ट आता है उसको हम कैलकुलेट करके और पब्लिक डोमेन में रख देते हैं। ठीक है, फिर जब पब्लिक डोमेन में रखते हैं तो उसे कम्युनिकेट किया जाता है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन करना। तो लास्ट में हम एक तरह से देखा जाए तो कम्युनिकेट कर देते हैं। अब ये कम्युनिकेट किसको करते हैं? ये कम्युनिकेट सबको करते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है, हर एक कंपनी को, जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंपनियां हैं, सबको रूल है कि साल के एंड में उनको पब्लिश करना पड़ता है अपना इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसके लिए बकायदा ऑडिटर होता है, उसकी भी रिपोर्ट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी भेजना होता है। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी की वेबसाइट पे, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, ठीक है, आप कंपनियां जो है अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करती हैं और वहां कम्युनिकेट करती हैं अपनी इंफॉर्मेशन। तो वो इंफॉर्मेशन ओनर को भी जाती है, मैनेजर्स को भी जाती है, एम्प्लॉइज को भी जाती है, इन्वेस्टर्स को भी जाती है, क्रिएटर्स को भी जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन सबको A to Z सबको चली जाती है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। यस सर। तो ये तो थे बेटे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने डिस्कस कर लिया कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट। अब इसमें अगर किसी बच्चे को जरा सा भी डाउट है तो ही कैन आस्क। सर अगर हम बिजनेस में कोई कैपिटल लगा रहे हैं तो साथ में अमाउंट भी मेंशन करना इम्पोर्टेंट है ना? देखो, अगर आप बिजनेस के अंदर सपोज करो 4 लाख रुपए लगा रही हो, तो दो इफेक्ट होगा इसका। एक तो देखो, बिजनेस की एसेट मतलब कैश बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने अगर कैश में दिया है पैसा तो बिजनेस के पास कैश आ गया, तो एसेट साइड बढ़ जाएगी। और इसी तरह से अगर आप बिजनेस में 2 लाख रुपए लगा रही हो तो बिजनेस के लिए कर्जदार हो गया, यानी आप कभी भी वो पैसे क्लेम कर सकती हो, तो इसीलिए बिजनेस उसको लायबिलिटी भी मानती है। तो दो इफेक्ट करेगी बिजनेस, एक तो कैश को बढ़ा देगी और एक कैपिटल को बढ़ा देगी। मेरी बात क्लियर है बेटा? आप सर जैसे उस स्टूडेंट ने बोला था कि अगर हम बिजनेस को जैसे कि गिफ्टेड मटेरियल रख रहे हैं तो सर अगर वो गिफ्टेड मटेरियल 2 लाख का है तो अकाउंट में 2 लाख भी लिखेंगे ना दोनों साइड में कि हमने एसेट भी लगाई? तो लिखेंगे। देखो उसमें क्या करेंगे कि जब वो गिफ्ट लेके आएगा, तो मान लो वो टेबल लेके आया और चेयर लेके आया और वो उसका बिलोंग करता था, वो टेबल चेयर बिजनेस का नहीं था, पार्टनर उसका था, जिसने लगाया वो। तो अगर वो बिजनेस के अंदर लेके आया तो टेबल और चेयर बढ़ जाएंगे, तो हम एसेट साइड में दिखा देंगे कि हमारे पास इतना फर्नीचर है, तो उतने की फर्नीचर बढ़ते हुए दिखाएंगे 2 लाख की, और वही अमाउंट हम कैपिटल में भी दिखाएंगे 2 लाख। तो अगर हमारा पहले से कैपिटल रहा होगा तो कैपिटल और बढ़ जाएगा, और फर्नीचर और रही होगी तो फर्नीचर भी बढ़ जाएगा। बस यही इफेक्ट आएगा इसका। क्लियर है? यस सर। हाँ। अब हम आ जाते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव्स पे कि फंक्शंस क्या हैं। देखो ये दोनों चीजों में कवर करेगा इसमें। आपको अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं या फंक्शंस पूछे जाते हैं, दोनों के लिए आप लिख सकते हो ये। ठीक है, मैंने दोनों मर्ज कर दिया है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है या फंक्शंस क्या है बिजनेस का। तो बिजनेस के हमारे अगर आप देखेंगे अकाउंटिंग के 6 फंक्शंस हैं। पहला, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। देखिए हर एक अकाउंटिंग का पहला फंक्शन ये होता है कि किसी भी तरह से अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए, और अकाउंटिंग को जितने भी इंफॉर्मेशन है ना सबको लिखा जाता है डेटा के थ्रू, और रूल्स को फॉलो किया जाता है, प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, कंसेप्ट्स को फॉलो किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अकाउंट सीधा सीधा आंख मूंद के लिख देगा, रूल्स को फॉलो करेगा। जैसे अभी आपने बोला कि सर टेबल चेयर जब वो गिफ्ट में लेके आएगा, तो उसमें रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जब वो एसेट लेके आया तो जितना भी एसेट है एसेट के नाम पे रिकॉर्ड होगा, तो फर्नीचर में 2 लाख रुपए जुड़ जाएंगे। और क्योंकि वो लेके आया है पैसा, तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो वो 2 लाख रुपीज लाइबिलिटी में जुड़ जाएंगे। यानी कि हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, डबल एस्पेक्ट को। हमने एक ही ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट दिखाए और दोनों बैलेंस शीट में गए, तो हमने दोनों को बैलेंस शीट में दिखा दिया। एम आई क्लियर नाउ? यस। यहाँ पे हम प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहे हैं, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, तो उसको भी हमने फॉलो किया। अच्छा, जितने भी एसेट बढ़ते हैं वो डेबिट होते हैं और लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, इसको भी हमने फॉलो किया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब अकाउंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग रूल्स, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट जो भी तरीके हैं उन सबको फॉलो करते हुए ही रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा इसका फंक्शन है अकाउंटिंग का, या ऑब्जेक्टिव कह लो, असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स। देखिए हर एक अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी तरह से रिजल्ट को पता करना। अब रिजल्ट को पता करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है, पीएनएल अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है, बैलेंस शीट का इस्तेमाल किया जाता है।
तो आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, ये एक ऐसा इनकम स्टेटमेंट है जिससे हम मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता कर सकते हैं, पीएनएल की मदद से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता कर सकते हैं, और बैलेंस शीट की मदद से हम एसेट्स और लायबिलिटीज का पता कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट एसरटेन करने में, फाइंड आउट करने में मदद करता है। तीसरा फंक्शन डिटर्मिनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, ये बैलेंस शीट बनाता है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन बनाने में हेल्प करता है। ये हमें ये बताता है कि बिजनेस के अंदर कितना एसेट है एंड एट द सेम टाइम कितना लायबिलिटी है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है लेस ड्राइंग। ड्राइंग्स का मतलब होता है मालिक ने अपने ही पैसे में से कुछ पैसे निकाल लिए, तो अगर वो अपने ही बिजनेस में से कुछ पैसे अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए निकालेगा तो इसको भी बुक्स में दिखाया जाता है। तो बेसिकली दिखाया जाता है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस में सब कुछ कैसा चल रहा है, कितना मशीन है, कितनी एसेट है, कितना बैंक डिपॉजिट है, सब कुछ इसमें पता चल जाता है। तीनों फंक्शन समझ में आ गए सबको? यस सर। चौथा फंक्शन है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स या वेरियस पार्टीज। ये क्या करता है अकाउंटिंग की, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो दूसरे पार्टीज के साथ शेयर करता है। पीछे भी हमने पढ़ा किस किस के साथ शेयर करता है, ओनर के साथ, इन्वेस्टर के साथ, क्रेडिटर, बैंक, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, इन सब के साथ ये शेयर करता है। और इससे फायदा क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट है या जो भी बाहर के लोग हैं जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाना है, वो अपना समझदारी से जुडिशियसली कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो देख रहे हो ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब मार्केट में ये बता देते हैं कि भाई क्या चल रहा है, पोजीशन क्या है आपका बिजनेस। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस Yes, सर। sir. ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, ये भी ना हम गलती से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिख दिया है, ये भी फंक्शन है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। ये क्या करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स को देता है। ठीक है, अब यूजर्स इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। ठीक है, और बुक में ना देखो इस बार क्या है, एम्प्लॉयज जो थे हमारे इंटरनल यूजर पहले थे, उसको इस बार एक्सटर्नल दिया है, तो आप उसको एक्सटर्नल मानेंगे। मैं रीजन बता देता हूँ क्या रीजन दिया है बुक वाले ने, कि जो भी लोग अकाउंट्स की बुक का एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसका इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वही इंटरनल यूजर माने जाएंगे। ठीक है, तो अकाउंट्स में से एम्प्लॉइज पहले इंटरनल माना जाता था, उसको अब हटा दिया इस साल से, तो हम उसको एक्सटर्नल यूजर की तरह ट्रीट करेंगे। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस Yes, सर। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो ये रीजन इस बार बताया गया है तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अकाउंट्स ना मतलब हर समय चेंज होता रहता है, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इसका कंट्रोवर्शियल है, कई लोग इसको इंटरनल अभी भी मान रहे हैं, कई एक्सटर्नल मान रहे हैं। देखिए पहले इसका रीजन ये था कि क्योंकि अंदर का ही आदमी है, बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, तो इसको इंटरनल मानेंगे। लेकिन अभी क्या रीजन बताया कि बेशक ये अंदर का आदमी हो लेकिन इसको एक्सेस नहीं मिलता, ये डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकता, बेशक एम्प्लॉय क्यों ना हो, तो इसीलिए इसे हम एक्सटर्नल यूजर ही मानेंगे अभी फिलहाल। तो बुक वाला ने ये बोला है, देखो यहाँ पे फंक्शन ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन इंटरनल एक्सटर्नल यूजर प्रोवाइड, मतलब सबको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, इन्वेस्टर को भी दिया जाएगा, एम्प्लॉय को भी दिया जाएगा, इंस्टीट्यूशंस को भी दिया जाएगा, सप्लायर को भी, कस्टमर को भी, गवर्नमेंट को भी। ठीक है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स जो भी हैं सबको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा अकाउंटिंग के द्वारा। ठीक है, फिफ्थ आ जाता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। देखिए अकाउंटिंग का एक और फंक्शन है कि जो भी कानूनी तरीके से जो जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करना होता है। कानूनी तरीके से क्या क्या जरूरत है, जितने भी अकाउंट्स की बुक बनाई जा रही है सिस्टमैटिक हो, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किए गए हों, तरीके से बनाई गई हो, मतलब सारे रूल्स को फॉलो करते हुए, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, कंसेप्ट्स को फॉलो करते हुए बनाया गया हो। तो बिल्कुल आप देखेंगे अकाउंट्स की बुक जब बनाई जाती है तो सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है, जिससे कि आप कभी कल को अगर किसी ने क्लेम किया तो आप कोर्ट में भी अकाउंट्स की बुक को दिखा सकते हो, और चाहे वो सुप्रीम ही कोर्ट क्यों ना हो, अकाउंट्स की बुक को वैलिड मानती है और उसी के हिसाब से सब कुछ माना जाता है। तो आप समझ सकते हो अकाउंट्स कितना रिलायबल है, कितना विश्वसनीय है। इसको कोर्ट आंख मूंद के एक्सेप्ट करती है, जो भी इसने अपने इंफॉर्मेशन दिए होंगे उसको सच माना जाता है, क्योंकि ये इसको बनाते समय हम तरह तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ही बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, और इसको कोर्ट भी मानता है। फिर नेक्स्ट आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। देखो अकाउंटिंग का एक फंक्शन ये भी है कि इसको हमेशा मैनेजमेंट को ना असिस्ट करना चाहिए, मदद करना चाहिए डिसीजंस लेने। तो मैनेजमेंट को अक्सर देखा गया है कि उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बिजनेस की पोजीशन क्या है, एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं,
तो ये सारी चीजें जो है अकाउंटिंग बताती है। कैसे बताती है? क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, तो आसानी से मदद करती है और इस पे ट्रस्ट कर सकता है मैनेजमेंट, तो उसको डिसीजन लेने में असिस्ट करती है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें किसी भी बच्चे को जरा सा भी डाउट है तो बताए। सर हाँ जो बैलेंस शीट होती है वे ये भी बताती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस? हाँ बेटा, इसको हम फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये पोजीशन बताती है। अगर मैं आपको किसी भी कंपनी के सारे एसेट्स दिखा दूं कि ये इतने की मशीन है, इतने की बिल्डिंग है, इतने की जमीन है, ठीक है, और इतना इसके पास कैश पड़ा हुआ है, इसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, तो आपको नहीं लगता कि आपको बिजनेस की पोजीशन का पता चल जाएगा कि क्या हालत है बिजनेस की? हाँ या ना? यस सर। है ना? इसी तरह से लायबिलिटी भी बताती है बिजनेस कि इतना का कर्जा है, इतना उधार ले रखा है, बैंक से इतना लोन लिया हुआ है, मालिक से इतना पैसा लिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें पता करने से ये पता चल जाता है कि बिजनेस की एक्चुअल में पोजीशन क्या है, और इसीलिए बैलेंस शीट का दूसरा नाम पोजीशन स्टेटमेंट भी है। ठीक है, कई लोग इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये पोजीशन बताता है। अब हम आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। देखिए, अकाउंटिंग का हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, तो हम ये भी पढ़ेंगे कि इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, अकाउंटिंग की कई वजह से जरूरत है, और जितना भी हमने पढ़ा उससे क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर एक बिजनेसमैन को अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है ये पता करने के लिए कि बिजनेस को कितना गेन हुआ, बिजनेस को कितना लॉस हुआ साल के दौरान। और सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होती है मालिक को, क्योंकि मालिक ने इतना सारा पैसा लगाया होता है, तो उसको सबसे ज्यादा टेंशन होती है। उसको पता होना चाहिए कि पोजीशन क्या है, बिजनेस के अंदर जो जमीन खरीदी गई थी उसकी जमीन की आज रेट कितना चल, मतलब जमीन कितने की है, बिल्डिंग कितने की है, लैंड, मतलब सब कुछ उसको पता होना चाहिए। कितना हमारे पास फर्नीचर अवेलेबल है, कितना हमारा बिजनेस का प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, सब कुछ A to Z उसको पता होना चाहिए। तो इसीलिए अकाउंटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जरूरत देखो, ये नीचे मैंने लिखे हुए हैं 7 पॉइंट्स, इनफैक्ट 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं हमने। तो ये 6 पॉइंट्स की जरूरत, ये 6 वजह से हमें अकाउंटिंग की बहुत जरूरत है। पहला, ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देती है इसलिए इसकी जरूरत है। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस को बताती है इसलिए इसकी जरूरत है। ये फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्प्ले करती है इसलिए इसकी जरूरत है। हम करेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं इसकी मदद से इसलिए इसकी जरूरत है। ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिससे हम बजट बना सकते हैं पैसे का, इसलिए इसकी जरूरत है। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने में मदद करती है इसलिए इसकी जरूरत है। तो ये सारी जरूरतें जो है अकाउंटिंग की जरूरतें दिखाती है। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? सर उसमें ये ऐड कर सकते हैं कि हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करती है। बिल्कुल कर सकते हो, बहुत अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल ऐड करो, अच्छा पॉइंट है। हमारे लीगल उसको फॉर्म, उसको कंप्लीट कर देती है। कल को अगर किसी ने हमारे कंपनी के ऊपर केस किया तो हमारे लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा हम जाके प्रूफ दिखा सकते हैं कि भाई देखो हमारे पास, जैसे मान लो सरकार ने ही हमारे ऊपर बोल दिया कि टैक्स दो, ज्यादा दो, आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो हम कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, हमें इतना ही प्रॉफिट हुआ है, हम ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, ये मैंने लिखा भी है लास्ट पॉइंट में, नेसेसरी टू कैलकुलेट लायबिलिटी। तो अगर मान लो सरकार हमसे बोलती है नहीं और टैक्स देना पड़ेगा, हम बोलते हैं नहीं इतना ही प्रॉफिट हुआ है, हमें, हम नहीं देंगे, तो अगर हमें सरकार दबाव बनाती है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में जाके अपनी अकाउंट्स की बुक को दिखा सकते हैं। हम P&L अकाउंट दिखा के दिखा सकते हैं कि देखो हमें इतना ही प्रॉफिट हुआ है और इससे ज्यादा हम टैक्स नहीं देने वाले, चाहे कुछ भी करो। समझे ना? यस सर। अब आ जाता है एडवांटेजेस। देखो एडवांटेज क्या है, बहुत फायदे हैं इसके। पहला एडवांटेज, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देता है। दूसरा एडवांटेज, ये जो है हमें टाइमली इंफॉर्मेशन देता है, समय रहते हमें सारी इंफॉर्मेशन देता रहता है अकाउंट। क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं एक साल में, तो हर साल हमें पता चलता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो इसकी मदद से हमें फायदा ही फायदा है। हमें तुरंत हर एक इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, पता चलती रहती है। तीसरा, अकाउंटिंग मदद करता है बिजनेस एक्टिविटीज को इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में, नेट रिजल्ट बताने में, तो ये भी हमें हेल्प करता है। अकाउंटिंग डिस्प्ले करता है बेटा फाइनेंशियल पोजीशन को, एसेट बताता है, तो ये भी हमें मदद करता है। तो ये सारे एडवांटेज हैं, ये हमें कंपेयर करने में मदद करता है। मान लो अगर कोई कंपनी है, पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, पिछली साल कितना बिजनेस में पैसे लगाए, इस साल कितने लगाए, तो हम इससे पता कर सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कोर्ट भी इसको एविडेंस के तौर पे मानता है। तो जब भी कोई डिस्प्यूट हो, डिस्प्यूट का मतलब है कोई विवाद, झगड़ा, मतलब दो पार्टी के बीच में विवाद हो रहा है, नहीं तुमने ऐसा किया, जैसे मान लो सरकार कह रही है कुछ और, हम कह रहे हैं कुछ और, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया,
तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और अपना हक ले सकते हैं। जैसे अभी आप देखोगे ना, बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं कंपनियों के ऊपर। अभी वोडाफोन के ऊपर चला था पिछले साल। वोडाफोन ने के ऊपर सरकार ने कई हजार करोड़, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का केस फाइल कर दिया था और वोडाफोन से हाई कोर्ट में वोडाफोन हार गई थी और 3,000 करोड़ देना पड़ा था टैक्स, भारतीय सरकार ने वसूल लिया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो वोडाफोन जीत गई, तो वापस करना पड़ा सरकार को और साथ में इंटरेस्ट भी लौटाना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से डिस्प्यूट चलता रहता है और अकाउंट्स के रिकॉर्ड से ही हम लोग उस डिस्प्यूट को जीत सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। अब Yes, देखो sir. यस सर। इसके ना कुछ नुकसान भी हैं, हालांकि नुकसान बहुत कम है लेकिन है। पहला नुकसान, पहला लिमिटेशन, रिकॉर्डिंग पास्ट इवेंट। देखो अकाउंट्स के अंदर ना हम हमेशा पीछे के जो ट्रांजैक्शन है उसी के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने एक बिल्डिंग खरीदा या एक लैंड खरीदा, तो जो लैंड उस समय उसकी कीमत थी वही कीमत अकाउंट्स की बुक में लिखी जाएगी और अब भले ही 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद उसकी कीमत बढ़ जाए तब भी हम लिखेंगे नहीं, हम उसकी कीमत वही लिखेंगे। जैसे मान लो एक लैंड है, उसकी कीमत है 10 करोड़ और 1 साल के बाद, करेक्ट 1 साल के बाद उसकी कीमत हो जाती है 11 करोड़, तो हम अकाउंट्स में 11 करोड़ नहीं लिखेंगे, हम 10 करोड़ ही रहने देंगे क्योंकि हमने 10 करोड़ का खरीदा था। एम आई क्लियर? तो ये इसकी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि हमेशा पास्ट रिकॉर्ड होता है। दूसरा, सर हाँ अगर सर अगर उसे वो लैंड बेचनी पड़ी तो वो 10 करोड़ में ही बेचेगा? नहीं, लैंड बेचते समय इतना पता है कि ये लैंड हमने 10 करोड़ का खरीदा था, ठीक है, तो वो 10 करोड़ का ही रहेगा पूरे जीवन, क्योंकि लैंड की डेप्रिसिएशन तो होती नहीं है, लैंड की कीमत मतलब लैंड तो घिसता तो है नहीं। तो 10 करोड़ है तो 10 करोड़ अगले साल भी आएगा, 10 करोड़ उससे अगले साल भी आएगा। अब मान लो कि 4 साल के बाद बिजनेस जो है अपने लैंड को बेचना चाहती है और उसकी कीमत डबल हो गई है, 20 करोड़ हो गई है, तो 20 करोड़ में बेच सकती है, नो डाउट। लेकिन अकाउंट्स की बुक में तब तक उसको 10 करोड़ ही दिखाएगी जब तक वो बेचे ना। समझे आप? यस सर। जो कि गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे गलत कैलकुलेशन हो जाएगी, मतलब लोगों को गलत अंदाजा होगा। दूसरा आता है रिकॉर्डिंग ओनली मॉनेटरी आइटम्स। देखो अकाउंट्स जो है ना सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स को रिकॉर्ड करती है, कभी भी ये रिकॉर्ड नहीं करेगी कि हमारे पास बहुत ही टैलेंटेड मैनेजर हैं, टैलेंटेड एम्प्लॉइज हैं, नहीं करेगी। ये हमेशा ना पैसे से संबंधित ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी, जैसे बिल्डिंग कितने की है, मशीन कितने की है। कभी ये नहीं लिखेगी कि मैनेजर बहुत ही इंटेलिजेंट है, नहीं लिखेगी। आ गया समझ में? जो कि एक गलत बात है। जैसे एक दो कंपनी है, एक कंपनी के दोनों कंपनी का सारा एसेट लायबिलिटी सब बराबर है, लेकिन एक कंपनी के मैनेजर बहुत पुराने एक्सपीरियंस्ड है और एम्प्लॉइज बहुत बेहतरीन है, तो कौन सी कंपनी अच्छी होगी? जो कंपनी के एम्प्लॉइज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आगे चांसेस हैं कि वो कंपनी और अच्छा करे। लेकिन हम इस चीज को रिकॉर्ड नहीं करें। आ गया समझ में? यस सर। नेक्स्ट है बेटा प्राइस लेवल चेंजेस। देखो अकाउंट्स ना कभी भी प्राइस लेवल चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करते, वो मैंने बता दिया आपको। जैसे मान लो जो भी प्राइस में आपने खरीदा था वही प्राइस रहेगा और मार्केट में प्राइस बढ़ता घटता रहता है, हर रोज बढ़ता घटता है, तो रोज कौन लिखता रहेगा उसको? तो एक बार जो लिख दिया उसी के हिसाब से चलता है। चौथा पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स। देखिए अकाउंट्स ना हमेशा अलग अलग मेथड होते हैं कैलकुलेशन करने के, तो अकाउंट्स बार बार जो है मेथड कभी कभी बदल देता है, जो कि नहीं बदलना चाहिए। हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, मेथड को बदलने से प्रॉफिट लॉस पे फर्क आता है, तो ये गलत माना जाता है। ये माना जाता है कि बार बार मेथड चेंज करना सही मेथड नहीं रहेगा। एम आई क्लियर टू एवरी ईच एंड एवरी स्टूडेंट? यस सर। यस सर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मेथड होता क्या है। आज इतना ही करेंगे स्टूडेंट। मेथड कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इससे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग खरीदी 10 करोड़ की, कितने की? 10 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़। अब आपने अंदाजा लगाया कि ये बिल्डिंग कितना चलेगी, तो अंदाजे में आपने पुरानी बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है, आपकी जो बिल्डिंग है पुरानी है, 90 साल पुरानी है, तो आपने अंदाजा लगाया कि और 10 साल ये बिल्डिंग चलेगी, इसके बाद ध्वस्त हो जाएगी, गिर जाएगी। तो अब आप इस बिल्डिंग की कीमत 10 करोड़ है, तो आपने अंदाजा लगाया कि भाई हर साल मेरी बिल्डिंग 10 साल के अंदर जीरो की हो जाएगी, क्योंकि वो तो जीरो की हो ही जाएगी। तो हर साल आपकी बिल्डिंग की कितनी कीमत घटनी चाहिए? कोई बताएगा बच्चा मुझे? 1 करोड़। 1 करोड़, 1 वेरी गुड, करोड़। बहुत बढ़िया। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, मतलब डेप्रिसिएशन जो हमने लगाया है इसका,
इसको डायरेक्ट मतलब सिंपल मेथड लगाया है कि हम हर साल 1-1 करोड़ घिसाई करेंगे तो 10 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा मेथड भी है, उसके अंदर ना हम हर साल 10% नहीं लगाते, हम उसकी कीमत जो घट जाती है उसके ऊपर 10% लगाते हैं। जैसे पहले साल हम 10 करोड़ का 10% लगाएंगे तो 1 करोड़ निकला। अब मशीन कितने की, अब वो बिल्डिंग कितने की बच गई? 9 करोड़ की। 9 करोड़ के ऊपर फिर 10% लगाएंगे तो अब उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी? 90 लाख। इसी तरह से 10-10% हम उसके ऊपर लगाते जाएंगे। तो दोनों से फर्क पड़ा, दोनों से फर्क ये पड़ा कि एक साल ज्यादा लॉस दिख रहा है, मतलब दूसरे साल उसमें 1 करोड़ लग रहा था उस मेथड से डेप्रिसिएशन जो कि खर्चा है, और इस साल सिर्फ 90 लाख लग रहा है, तो हमें 10 लाख का तो चूना ऐसे ही लग गया। तो कई बार क्या होता है, मेथड बदलने से इस तरह की दिक्कतें आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम लोग रोल ऑफ अकाउंटिंग करेंगे और इसके आगे का टॉपिक खत्म करेंगे रिवीजन। ठीक है, तो आई होप ये बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा स्टूडेंट, ठीक है, और वो रिकॉर्डिंग आप कभी भी सुन सकते हैं, तो दैट विल बी